नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPSC 107 के चैप्टर नंबर 12 की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम होगा शीत युद्ध, इसके विभिन्न चरण। चैप्टर में जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न यही बनता है कि शीत युद्ध के विभिन्न चरणों का उल्लेख कीजिए, और ये कई बार पेपर में आया भी क्वेश्चन है कि शीत युद्ध के विभिन्न चरणों का उल्लेख कीजिए। तो इस चैप्टर में शीत युद्ध के जो है 3 चरणों का उल्लेख किया जाएगा, और साथ ही साथ कुल मिलाकर अगर मैं एक लाइन में बात करूं कि चैप्टर में क्या पढ़ाया जाएगा, तो चैप्टर में ये पढ़ाया जाएगा कि 1945 टू 1990 यानी कि 1945 से लेकर 1990 तक विश्व की राजनीति में क्या चला। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि 1939 टू 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। चलो और थोड़ा पहले चलते हैं। 1914 से लेकर 1918 यानी कि 1914 टू 1980 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। फिर 1939 से 1945 तक यानी कि 1939 से लेकर 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध हुआ। अब जो ये दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, इसके लिए मैंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाली जो वीडियो है वो डाल भी रखी है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वीडियो अपलोड है ऑलरेडी। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ ये 2 ग्रुप में हुआ था, एक मित्र राष्ट्र और एक ध्रुवीय राष्ट्र है। मित्र राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ थे, और ध्रुवीय राष्ट्रों में जर्मनी, जापान और इटली थे। और इस युद्ध में ध्रुवीय राष्ट्र हार गए और मित्र राष्ट्र जीत गए। मित्र राष्ट्र जीत तो गए, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस बुरी तरीके से तबाह हो चुके थे, और जर्मनी और जापान, इटली हार ही चुके थे। तो ऐसे में विश्व में केवल 2 ही महाशक्तियां थी। एक महाशक्ति थी अमेरिका और एक महाशक्ति थी सोवियत संघ। और अमेरिका की जो विचारधारा थी वो पूंजीवादी विचारधारा थी, यानी कि अमेरिका एक ऐसी अर्थव्यवस्था का विकास कर रहा था जिसमें सरकार का हस्तक्षेप कम से कम हो और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए, यानी कि निजीकरण को बढ़ावा दिया जाए। जबकि सोवियत संघ साम्यवाद यानी कम्युनिज्म को बढ़ावा देना चाहता था। और साम्यवाद का मतलब ये है कि सरकार का हस्तक्षेप ज़्यादा से ज़्यादा हो, यानी कि ज़्यादातर चीज़ें गवर्नमेंट सेक्टर की हों, प्राइवेट सेक्टर कम से कम, बिल्कुल ना के बराबर या बिल्कुल हो ही ना। तो ऐसे में 2 अलग अलग विचारधाराओं वाले देश एक गुट में कैसे रह सकते थे। तो ऐसे में दूसरे विश्व युद्ध के बाद यानी कि 1945 से अमेरिका और सोवियत संघ में विचारधाराओं का एक संघर्ष चल पड़ा, और इन संघर्षों को ही विभिन्न विद्वानों ने शीत युद्ध की संज्ञा दी। जैसा कि प्रस्तावना में बताया गया है कि शीत युद्ध का युद्ध सबसे पहले जॉर्ज ऑरवेल ने किया था, जबकि आप NCERTs पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा कि सबसे पहले जो शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया वो बर्नार्ड बारूच ने किया है। और आपकी किताब में है कि शीत युद्ध का युद्ध सबसे पहले ब्रिटिश लेखक जॉर्ज ऑरवेल ने किया था। तो जब हम लेखकों में बात करेंगे तो जॉर्ज ऑरवेल की बात करेंगे, और राजनीतिज्ञों में बात करेंगे तो हम बर्नार्ड बारूच की बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले चैप्टर में शीत युद्ध की शुरुआत बताई गई है। प्रस्तावना में हमें यही बताया गया कि आगे चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, तो इसलिए हमने प्रस्तावना को छोड़ दिया है। तो जब हम शीत युद्ध की शुरुआत करते हैं, यानी कि शीत युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, तो जैसा कि अभी मैंने बताया दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध की शुरुआत हुई। लेकिन ये एकदम से नहीं हो गई कि आज दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, कल से अमेरिका ने सोवियत संघ से कहा भाई आज से हम शीत युद्ध करेंगे, ऐसा नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध के अंत में कुछ घटनाएं ऐसी घटी जो घटनाएं शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी थीं। जैसे कि जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो बहुत सारे नए नए देश आज़ाद हो रहे थे। ऐसे में जितने भी ये छोटे छोटे नए नए देश आज़ाद हो रहे थे, सोवियत संघ यहाँ पर अपनी साम्यवाद की विचारधारा को प्रभावित कर रहा था। यानी कि सोवियत संघ ये चाहता था कि वो सारे देश हमारे से शामिल हो जाएं, और ऐसे में अमेरिका के लिए ये नुकसान था, क्योंकि अमेरिका ये चाहता था कि वो सारे देश इसके प्रभाव में आ जाएं। ऐसे में दोनों महाशक्तियों ने अपने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए जब इन देशों में हस्तक्षेप किया, तो यहाँ से दोनों महाशक्तियों का आमना सामना हुआ। दूसरी बात यहाँ पर क्या थी कि दूसरी बात ये थी कि जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो ये माना गया कि दूसरे विश्व युद्ध में सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो यूरोपीय देशों का हुआ, क्योंकि देखिए जहाँ पर युद्ध होगा नुकसान भी तो वहीं पर ही होगा। तो सबसे ज़्यादा यूरोपीय देशों को जो नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई भी होनी चाहिए। ऐसे में अमेरिका ने एक ना योजना चलाई, मार्शल योजना। मार्शल योजना में ये कहा गया कि यूरोपीय देशों के जो युद्ध से नुकसान हुआ है उसके क्षतिपूर्ति के रूप में करोड़ों डॉलर दिए जाएंगे। इसलिए इस योजना, मार्शल इसके महासचिव थे, इसलिए इस योजना का नाम मार्शल योजना रखा गया। लेकिन अमेरिका ना मार्शल योजना के माध्यम से यूरोप का सुधार नहीं करना चाहता था, बल्कि वो ये चाहता था कि यूरोप के देश उसके एहसान के तले आ जाएं और आगे चलकर वो वहाँ पर अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दें, क्योंकि पूर्वी यूरोप के बहुत सारे देश सोवियत संघ के साथ शामिल हो गए थे। ऐसे में यूरोप में अगर सारे देश सोवियत संघ के साथ शामिल हो जाते तो ये अमेरिका के लिए बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती। इसलिए अमेरिका ने यूरोप में अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए इस योजना की शुरुआत करी। तो जब आपसे शीत युद्ध के कारण की अगर हम बात करते हैं
तो शीत युद्ध के कारणों में सबसे पहला कारण था क्या? विचारधाराओं का मतभेद। ये हेडिंग ऐसे बनेगी, वैचारिक मतभेद। वैचारिक मतभेद में आप साम्यवाद और पूंजीवाद के बारे में बताएंगे, जो मैंने अभी बताया। फिर आप बताएंगे मार्शल योजना, कि मार्शल योजना का जो सामने एजेंडा था वो ये था कि यूरोपीय देशों की क्या की जाएगी? मदद। लेकिन छुपा हुआ एजेंडा ये था कि यूरोपीय देशों को अमेरिका के गठबंधन में शामिल कर लिया जाए। शीत युद्ध का तीसरा जो बड़ा कारण था वो था ट्रूमैन सिद्धांत। अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे ट्रूमैन, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने एक सिद्धांत दी, एक थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि साम्यवाद जब फैलता है जब देश गरीब होते हैं, यानी कि सोवियत संघ के खिलाफ एक भड़काऊ भाषण था। तो ऐसे में इस ट्रूमैन सिद्धांत के खिलाफ जो सोवियत संघ है वो भी जवाबी क्रिया करेगा, जिसकी वजह से दोनों में टकराव और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यानी कि शीत युद्ध का पहला कारण क्या है? शीत युद्ध का पहला कारण ये है वैचारिक मतभेद, दूसरा मार्शल योजना, तीसरा ट्रूमैन सिद्धांत। अब देखिए चौथा बर्लिन की नाकेबंदी। बर्लिन की बात की जाए तो ये जर्मनी की एक जगह है। अब जो जर्मनी में ये जगह है जिसके बारे में आगे चैप्टर में पढ़ाया भी जाएगा, बर्लिन, ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद बर्लिन दो भागों में बट गई। पूर्वी बर्लिन चला गया सोवियत संघ के हिस्से में और पश्चिमी बर्लिन चला गया अमेरिका के हिस्से में। ऐसे में बर्लिन को लेकर जो टकराव हुआ इसने शीत युद्ध को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। आगे चलकर बर्लिन के बीचों बीच एक दीवार खड़ी कर दी गई, लगभग 160 किलोमीटर। एनसीईआरटी 150 किलोमीटर बताती है। और ये दीवार 1961 में खड़ी की गई और 1989 में दीवार टूटी जब सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो दीवार का बनना शीत युद्ध का प्रतीक था और दीवार का टूटना शीत युद्ध के अंत का, जो कि आगे चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। तो शीत युद्ध की शुरुआत में शीत युद्ध के कारण क्या है? पहला है वैचारिक मतभेद। दूसरे विश्व युद्ध का ब्रिटेन और फ्रांस शक्ति खत्म हो चुकी है और अमेरिका और सोवियत संघ दो बड़ी महाशक्तियां बनकर उभरे हैं। अमेरिका की विचारधारा पूंजीवादी और सोवियत संघ की विचारधारा साम्यवादी। फिर ट्रूमैन सिद्धांत, मार्शल योजना, बर्लिन की नाकेबंदी। अब अगला कारण है सैनिक गुटों का निर्माण। ऐसे आप हेडिंग बनाएंगे जो मैं बता रहा हूँ और फिर हेडिंग के अंदर ये बात लिखेंगे जो आपके यहाँ पैराग्राफ में लिखी हुई है। सैनिक गुटों में क्या होगा? अमेरिका एक ग्रुप बनाएगा 1949 में, नेटो, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसमें उस समय 12 देश होंगे 1949 में। और इनका अपना एक उद्देश्य होगा कि अगर किसी भी देश पर कोई हमला हुआ तो ये सब लोग एक दूसरे पर हमला मानेंगे और सब मिलकर कार्यवाही करेंगे। हालांकि इस नेटो का जो उद्देश्य था वो ये था कि सोवियत संघ के प्रभाव को कम किया जा सके, क्योंकि यूरोप में सोवियत संघ का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था दूसरे विश्व युद्ध के बाद। इसी प्रकार से अमेरिका ने 1954 में सीटों का गठबंधन किया, यानी कि साउथ ईस्ट एशियाई ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन, ताकि वो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में भी अपने ग्रुप को बढ़ावा दे सके। ऐसे केंद्रीय देशों में सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सैंटो का गठन किया गया। यानी कि अमेरिका ने 3 बड़े सैनिक गठबंधन बनाए, नाटो, सीटो और सैंटो, जिसके माध्यम से अमेरिका ने गुटबंदी की शुरुआत कर दी। सैनिक गुटों का निर्माण करना शुरू कर दिया कि किसी पर एक पर भी हमला हुआ तो हम उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेंगे। इधर सोवियत संघ ने भी 1955 में वार्सा पैक्ट का गठन कर दिया। इसमें 15 देश शामिल हुए सोवियत संघ के, और ये कहा गया कि इनके भी किसी एक देश पर हमला हुआ तो हम मिलकर जवाबी कार्रवाई करेंगे। ऐसे में पूरी दुनिया में एक हलचल सी मचने लगी। ऐसा लगने लगा दुनिया 2 भागों में बट चुकी है। और दुनिया का ये 2 भागों में बटना 2 ध्रुवीयता कहलाया, यानी कि दुनिया में 2 महाशक्तियाँ थीं। देखिए, जब विश्व में एक महाशक्ति है तो हम कहेंगे विश्व एक ध्रुवीय है। विश्व में 2 महाशक्तियाँ तो हम कहेंगे विश्व 2 ध्रुवीय है। लेकिन विश्व में बहुत सारी महाशक्तियाँ तो हम कहेंगे विश्व बहुध्रुवीय है। अब ऐसे में विश्व में जो हलचल मची, इसी को बर्नार्ड बरूच ने शीत युद्ध की संज्ञा दी। शीत युद्ध का मतलब यह है कि ठंडा युद्ध, अर्थात एक ऐसा युद्ध जिसमें अस्त्र शस्त्र का निर्माण ना कि अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग ना किया जाए, लेकिन युद्ध होने की संभावना बनी रहे। एक ऐसा युद्ध जिसमें रक्तपात ना हो लेकिन विचारों का युद्ध लड़ा जाए। एक ऐसा युद्ध जिसमें युद्ध जैसा माहौल तो बना रहे लेकिन युद्ध ना हो। हम कहेंगे कि वो सब शीत युद्ध के दायरे में आता है। यानी जब क्वेश्चन आएगा शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न चरण बताइए, तो सबसे पहले आप बताओगे क्या शीत युद्ध की परिभाषा, जिसमें आप बताओगे शीत युद्ध का अर्थ, यानी कि इंग्लिश में कोल्ड वॉर, इसका अर्थ यह है कि युद्ध जैसी स्थिति बनी रहे लेकिन युद्ध ना हो। अस्त्र शस्त्र की जगह युद्ध विचारधाराओं से लड़ा जाए। शस्त्रों की होड़ तो हो लेकिन शस्त्रों को चलाया ना जाए। युद्ध में महाशक्तियां आमने सामने तो हो जाएं लेकिन युद्ध ना हो। ऐसी स्थिति को हम शीत युद्ध कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 1945 से लेकर 1991 तक की जो राजनीति है, इसे हम शीत युद्ध की राजनीति कहते हैं। अब शीत युद्ध की जो शुरुआत हुई, इसके पहले चरण में क्या हुआ? पहले चरण में 2 बड़ी घटनाएं घटी, जिनमें से एक घटना तो यही होगी जो शीत युद्ध की शुरुआत हो रही है। दूसरी घटना होगी कोरिया का संकट। कोरिया की बात की जाए तो कोरिया चीन के पास एक देश है। हम सभी जानते हैं आज 2 देशों में बट चुका है कोरिया, एक नॉर्थ कोरिया और एक साउथ कोरिया। लेकिन ऐसा नहीं था कि कोरिया शुरू में बटा हुआ था।
1950 से 1953 यानी कि 1952 टू 1953 में जो कोरिया संकट हुआ रहा 3 साल का, इसके बाद 1953 के बाद कोरिया को 2 भागों में बांट दिया गया और इनके बीच की जो सीमा रेखा है इसे हम 38 पैरेलल लाइन यानी कि 38 समांतर रेखा के नाम से जानते हैं। तो मुद्दा ये हुआ कि कोरिया में 2 टाइप के लोग थे। एक तो थे जो कम्युनिज्म को बढ़ावा देना चाहते थे यानी कि साम्यवाद को बढ़ावा देना चाहते थे। वो चाहते थे कि कोरिया में जो अर्थव्यवस्था बने वो गवर्नमेंट सेक्टर की बने। लेकिन कोरिया में ही कुछ लोग ऐसे थे जो ये चाहते थे अर्थव्यवस्था में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए, निजीकरण को बढ़ावा दिया जाए, पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जाए। ऐसे में कोरिया में मतभेद होने लगे। अब ये मतभेदों की खबर जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लगी तो सोवियत संघ ये सोच रहा था कोरिया में साम्यवाद बढ़ जाए। तो इसलिए सोवियत संघ ने क्या करा, कोरिया में जितने भी लोग कम्युनिज्म को बढ़ावा देना चाहते थे उन्हें सपोर्ट किया, उन्हें हथियार की सप्लाई करी, उन्हें धन दिया। तो ऐसे में अमेरिका ने क्या करा, जो लोग पूंजीवाद को बढ़ावा देना चाहते थे उनको सपोर्ट किया, उन्हें हथियार दिए, उन्हें धन दिया। ऐसे में कोरिया के अंदर एक गृह युद्ध की स्थिति सी बन गई कि साम्यवाद बढ़ेगा या पूंजीवाद बढ़ेगा, पूंजीवाद बढ़ेगा या साम्यवाद बढ़ेगा। ऐसे में जो नॉर्थ कोरिया था उसने कम्युनिज्म को बढ़ावा दिया और जो साउथ कोरिया था उसने पूंजीवाद को बढ़ावा दिया और दोनों के बीच में जो गृह युद्ध हुआ। ऐसे में अमेरिका और सोवियत संघ की सेना आमने सामने कई बार आने की स्थिति में हो गई। ऐसे में जो ये युद्ध ना 1 हफ्ते तक चल सकता था, 1 महीने तक चल सकता था, ये युद्ध 3 सालों तक चला। क्योंकि सोवियत संघ सपोर्ट लेगा चीन का, वो चीन से कहेगा कि वो कोरिया में हस्तक्षेप करे। क्योंकि चीन जब आज़ाद हुआ 1949 में, 1949 में चीन में जब सरकार बनी माओ की, तो उन्होंने क्या करा, सोवियत संघ के साथ दोस्ती कर ली। देखिए मुद्दा ये हो रहा था कि दुनिया 2 धड़ों में बढ़ गई थी। एक तरफ अमेरिका था, एक तरफ सोवियत संघ था। जितने भी देश आज़ाद हो रहे थे वो तो अमेरिका से मिल लेते या फिर सोवियत संघ से मिल लेते। ऐसे में चीन जब आज़ाद हुआ ना वो सोवियत संघ से मिल गया। तो चीन ने सोवियत संघ को यह आदेश दिया कि भाई तू कोरिया में क्या कर दे, हस्तक्षेप। लेकिन सोवियत संघ को विश्वास नहीं था कि चीन उसका साथ देगा। लेकिन चीन ने उसका साथ दिया। सोवियत संघ ने अपनी सेना खुद भेजी कोरिया में और उधर जब अमेरिका की सेना आई तो चीन ने पूरा सपोर्ट करा किसको, सोवियत संघ को। परिणाम ये हुआ आखिरकार 1953 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति जो थे स्टालिन वो मर गए और दक्षिण कोरिया से वापस सेना बुला ली गई और कोरिया 2 भागों में बट गया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया आज जो इसे हम किंग जॉन उनके शासनकाल में देख रहे हैं कि वो कितना तानाशाही देश हो गया है। वहीं साउथ कोरिया अमेरिका के समर्थन से आज विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और उसका विकास तेज गति से हुआ है। लेकिन जो ये कोरिया संकट था ये शीत युद्ध का चरम बिंदु था, जहाँ से शीत युद्ध की शुरुआत हो गई, जहाँ अमेरिका और सोवियत संघ की सेनाएं आमने सामने हो गई। तो शीत युद्ध का पहला चरण यही समाप्त होता है। शीत युद्ध के पहले चरण में क्या था, घटनाएं 1945 से 1955 तक की थी, जहाँ पर शीत युद्ध की शुरुआत होगी, नाटो सीटो सेंटो का गठन होगा, ट्रूमैन सिद्धांत होगा और कोरिया का संकट होगा। शीत युद्ध का शुरू होगा दूसरा चरण। दूसरे चरण में भी 2 बड़ी घटनाएं होंगी, एक होगा बर्लिन संकट और एक होगा क्यूबा मिसाइल संकट। देखिए इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही घटनाएं घटी थी। जब आप एडवांस किताबें पढ़ोगे, राइटर्स की किताबें पढ़ोगे तो आपको इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन यहाँ अपने सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में जितनी घटनाएं लिखी हैं मैं उन्हीं को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो शीत युद्ध के दूसरे चरण में जो पहली घटना घटी वो घटी बर्लिन संकट। तो मैंने आपको अभी बताया था बर्लिन कहाँ की जगह है, जर्मनी की जगह है। और बर्लिन को यानी कि जर्मनी को अमेरिका और सोवियत संघ ने मिलकर जीता था। तो ऐसे में ये चाहते थे कि जर्मनी जो है इनके प्रभाव में आ जाए। ऐसे में पूर्वी बर्लिन हिस्से में चला गया सोवियत संघ के और पश्चिमी बर्लिन हिस्से में चला गया अमेरिका के। लेकिन क्या हुआ, मुद्दा ये बन गया कि पूर्वी बर्लिन तो सोवियत संघ के कब्जे में था और सोवियत संघ गवर्नमेंट सेक्टर को बढ़ावा दे रहा है और अमेरिका पूंजीवादी था यानी कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रहा है। ऐसे में जो पूर्वी जर्मनी के लोग थे वो बड़ी मात्रा में पश्चिमी जर्मनी में काम करने आने लगे, क्योंकि पश्चिमी जर्मनी में उन्हें ज़्यादा मजदूरी मिल रही थी और पूर्वी जर्मनी में कम मजदूरी मिल रही थी। तो ऐसे में जब सोवियत संघ ने ये देखा कि पूर्वी जर्मनी के लोग बड़ी मात्रा में अर्थव्यवस्था या आर्थिक गतिविधियों के लिए पश्चिमी बर्लिन में जा रहे हैं, तो उसने नियम कानून बना दिया कि पूर्वी बर्लिन का कोई बंदा पश्चिमी बर्लिन में नहीं जाएगा। और उसने पता है क्या करा, पूर्वी बर्लिन से जितना भी सामान पश्चिमी बर्लिन में जाता था उसे भी रोक दिया। किसने, सोवियत संघ ने। अब ऐसे में पश्चिमी बर्लिन वालों के लिए बड़ी दिक्कत हो गई। पानी की सप्लाई तक रोक दी गई, जो खाद्यान्न भेजा जाता था उसको भी रोक दिया गया। ऐसे में अमेरिका ने हेलीकॉप्टर की मदद से पश्चिमी बर्लिन के लोगों के दवाइयाँ भेजी, पश्चिम बर्लिन के लोगों को पानी भेजा, पश्चिम बर्लिन के लोगों को खाने पीने का सामान भेजा। और फिर 1961 में बर्लिन के बीचों बीच एक दीवार खड़ी कर दी गई जिसे हम बर्लिन की दीवार कहते हैं। ये दीवार 1961 में खड़ी की गई थी। 28 साल बाद इस दीवार का पतन हुआ।
रातों रात लोगों की जिंदगी बदल गई, रातों रात उनके परिवार बिखर गए, पड़ोस बट गए, कहीं कहीं तो सड़क भी घरों से अलग हो गई, उनके दरवाजे दीवार से सील कर दिए गए। लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ अगर कोई जाएगा तो उसे सजा दी जाएगी, उसे गोली मार दी जाती थी, किसी को भी दूसरी तरफ जाने की अनुमति नहीं थी। बड़े पैमाने पर मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ। जर्मनी में शक्ति का असंतुलन हो गया। हालांकि दोनों महाशक्तियों ने युद्ध नहीं किया, लेकिन जर्मनी अगले 30 सालों तक बटा रहा। और ये जो दीवार थी ये 13 अगस्त 1961 को बनाई गई, जो कि शीत युद्ध का प्रतीक थी। और 1989 में जब दीवार गिरेगी तो ये हो जाएगी शीत युद्ध के अंत का प्रतीक। इसे हम बर्लिन संकट कहते हैं, इसे हम जर्मनी का 2 भागों में बंटना कहते हैं, बर्लिन का 2 भागों में बंटना कहते हैं, जो कि शीत युद्ध के दूसरे चरण की प्रमुख घटना थी। अगली घटना घटेगी क्यूबा। क्यूबा की बात करेंगे जब हम वर्ल्ड के मैप में, तो क्यूबा बिल्कुल, जब आप नॉर्थ अमेरिका की ओर देखेंगे तो आपको सबसे ऊपर कनाडा दिखाई देगा और उसके बीच में अमेरिका और फिर मैक्सिको। अब इधर ना जब आप देखेंगे वर्ल्ड के मैप में तो क्यूबा दिखाई देगा आपको, बहुत छोटा था, वेस्ट इंडियन द्वीप में, अटलांटिक महासागर में। तो क्यूबा अमेरिका से सटा हुआ एक द्वीपीय देश था। क्यूबा अमेरिका से सटा हुआ एक द्वीपीय देश था और उसमें सरकार थी वहाँ पर बतिस्ता की, और ये अमेरिका के समर्थन से बनाई गई सरकार थी। लेकिन जल्दी ही इस सरकार का क्या हो गया, तख्ता पलट, यानी कि सरकार गिर गई। और नई सरकार किसकी आई, फिदेल कास्त्रो की। अब जो ये बंदा आया ना फिदेल कास्त्रो, ये ना साम्यवाद में विश्वास रखता था, ये पूंजीवाद में विश्वास नहीं रखता था, इसलिए इसने सोवियत संघ से गठबंधन कर लिया। अब सोवियत संघ को ये लगने लगा कि यार फिदेल कास्त्रो ने हमारे साथ गठबंधन तो कर लिया है, लेकिन अगर अमेरिका जब चाहे तब सेना के दम पर इस फिदेल कास्त्रो को हटा सकती है। ऐसे में फिदेल कास्त्रो की सरकार बनी रहे, इसलिए हमें फिदेल कास्त्रो को मजबूत करना चाहिए। ऐसे में सोवियत संघ क्या करेगा, क्यूबा पर अपनी मिसाइलें लगा देगा, और ये मिसाइलें अमेरिका को पता भी नहीं चल पाएंगी कब लगी। इन मिसाइलों से ना अमेरिका के 70% भाग पर हमला किया जा सकता था, क्योंकि उस समय इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी। 1962 की बात कर रहे हैं हम। अमेरिका को ये खबर लगभग 3 हफ्ते बाद, यानी कि 21 दिन बाद पता चलती है। और अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय थे जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी युद्ध लड़ने का खतरा नहीं उठाना चाहते थे, क्योंकि इतने पास से अगर मिसाइलें फेंकी जाती तो डेफिनेटली अमेरिका आधे से ज़्यादा तबाह था। लेकिन वो डरना भी नहीं चाहते थे। ऐसे में उन्होंने अपने ना जंगी बेड़ों को आगे कर दिया और उन्होंने कहा कि वो सोवियत संघ के आने वाले जहाज़ों को रोकें और युद्ध होता है तो मुकाबले के तैयार रहें। लेकिन दोनों ही देशों को ये पता था अगर ये युद्ध हुआ तो ये कह पाना मुश्किल होगा कौन जीता कौन हारा, क्योंकि दोनों के पास बहुत सारे परमाणु बम थे। पूरी दुनिया तबाह हो सकती थी, लेकिन परमाणु बम जब भी बच जाते। ऐसे में अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने शांति प्रस्ताव किया और सोवियत संघ ने क्यूबा से अपनी मिसाइलें हटा ली। इसी घटना को हम क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जानते हैं, जो कि शीत युद्ध के दूसरे चरण की प्रमुख घटना थी। शीत युद्ध के दूसरे चरण की तीसरी घटना थी सुएज संकट। आई होप सो लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, इसके साथ साथ चैनल से ज़रूर जुड़िए आप। तीसरा संकट सुएज संकट। देखिए सुएज नहर की अगर आप बात करेंगे तो जब आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो आपको वर्ल्ड के मैप में एक देश दिखाई देगा, मिस्र यानी कि इजिप्ट, और उससे थोड़ा ही ऊपर है सऊदी अरब, यमन, ओमान, और 2 समुद्र है, एक भूमध्य सागर है, एक लाल सागर है। तो भूमध्य जो पहले यूरोप से अगर हम नक्शे से समझे तो बहुत समझ में आएगा, मैं कोशिश करता हूँ। यूरोप से जो जहाज़ पहले एशिया आते थे उन जहाज़ों को पूरे अफ्रीका का चक्कर लगा के आना पड़ता था, लेकिन सुएज नहर के बनने से उन्हें एक शॉर्टकट मिल गया। वो सीधे भूमध्य सागर से सुएज नहर के माध्यम से लाल सागर और फिर महासागर से होते हुए एशिया में आ जाते थे। तो सुएज नहर को क्या कर दिया मिस्र ने 1956 में, सुएज नहर को इसने राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण मतलब अंडर गवर्नमेंट कर दिया, जिसकी वजह से ब्रिटेन और फ्रांस को धक्का लगा, क्योंकि हालांकि इस नहर का निर्माण तो 1869 में किया गया था, लेकिन मैं शीत युद्ध की बात कर रहा हूँ। तो क्या कर दिया गया, इजिप्ट की सरकार ने क्या कर दिया, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया कि उसे अंडर गवर्नमेंट घोषित कर दिया, जिसकी वजह से ब्रिटेन और फ्रांस का नुकसान हो गया। क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस चाहते थे कि वहाँ से जितने भी उनके जहाज़ गुजरे और जितने और देशों के जहाज़ गुजरे उससे उनको टैक्स का फ़ायदा हो। लेकिन जब ब्रिटेन और फ्रांस मिस्र पर आक्रमण करवाएंगे इजराइल से, तो अमेरिका को इस बात की खबर नहीं देगा ब्रिटेन, और अमेरिका इस बात से गुस्सा हो जाएगा कि ब्रिटेन ने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई। ऐसे में अमेरिका ये कहेगा कि भाई ब्रिटेन और फ्रांस दोनों एक दूसरे से लड़ाई ना करें, ब्रिटेन और फ्रांस अब दोनों को शांति स्थापित करनी पड़ेगी, वरना मैं इनके खिलाफ युद्ध लड़ लूँगा। ऐसे में ब्रिटेन इस युद्ध में खामोश हो जाएगा और ब्रिटेन और फ्रांस को दोनों को
शांति की स्थापना करनी पड़ेगी, दोस्ती कायम करनी पड़ेगी। और ब्रिटेन ये समझ जाएगा कि अब एक तरफा युद्ध नहीं होगा, अब दुनिया में शीत युद्ध शुरू हो चुका है और शीत युद्ध लंबा चलेगा। और अब दुनिया में दो ही पावर हैं, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। तो हमारे कोर्स में श्वेत संकट बहुत थोड़ा सा बताया गया, फिर भी मैंने कोशिश की इसे समझाने की। तो अगर यहाँ से यहाँ तक में कोई भी प्रश्न आता है तो इस प्रश्न का उत्तर देने में अभी तक आप सक्षम हैं। अब तक हमने बस सिर्फ इतनी सी बात की है, शीत युद्ध से हम क्या समझते हैं, शीत युद्ध के विभिन्न चरण बताइए। छोटी छोटी टिप्पणी है, कोरिया में 38वीं समांतर रेखा क्या है, तो ये इनकी विभाजन रेखा है, फिर आप उसके कोरिया संकट के बारे में पूरा बताओगे। बर्लिन संकट का कारण क्या था और शीत युद्ध में शत्रुता का बेस क्या था, तो बेस ये था वैचारिक मतभेद और पूरे विश्व पे कब्जा करना। अब शुरुआत होगी शीत युद्ध के तीसरे चरण की, जिसका नाम है तनाव में कमी या डिटेंट। देखिए डिटेंट का मतलब क्या है, तनाव में कमी, यानी कि शीत युद्ध का पहला चरण हम पढ़ेंगे तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में तनाव बढ़ रहा है। शीत युद्ध का दूसरा चरण पढ़ेंगे तो भी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में तनाव बढ़ रहा है। लेकिन शीत युद्ध के तीसरे चरण में क्या होगा, दोनों के बीच में थोड़ा सा माहौल शांत होगा। इसी शांति के माहौल को डिटेंट कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए डिटेंट से आप क्या समझते हैं, तो आप बताएंगे तनाव में कमी का मतलब होता है डिटेंट। और ये शीत युद्ध के तीसरे चरण की घटना है, जब अमेरिका और सोवियत संघ दोनों को ये रियलाइज़ हो गया, क्या रियलाइज़ हो गया कि हाँ भाई हम दोनों पे इतने ज़्यादा परमाणु बम है कि अगर विश्व में युद्ध हुआ तो ये कह पाना मुश्किल होगा कौन जीता कौन हारा। तो दोनों ही देशों ने क्या करा, आपस में मीटिंग करी, दोनों देशों के नेता एक दूसरे से मिले और परमाणु हथियारों पर रोक लगाने की बात की गई। ऐसे में बड़ी बड़ी संधियां होंगी, जैसे कि एनपीटी संधि होगी 1968 में, परमाणु अप्रसार नाम है इस संधि का। इस संधि में ये कहा जाएगा कि जिन देशों ने परमाणु बम बना लिया, अब और कोई देश परमाणु बम नहीं बनाएगा। तो चलिए देखते हैं किताब क्या कहती है आपकी। तो 1960 के दशक के अंत में शीत युद्ध के पैटर्न में एक बदलाव आया, जिसे हम फ्रांसीसी शब्द डिटेंट के माध्यम से जानते हैं। यानी कि डिटेंट एक कैसा शब्द है, फ्रांसीसी शब्द है, जिसका मतलब क्या है, तनाव को कम करना। तो शीत युद्ध या शत्रुओं के बीच तनाव को कमी की दर्शाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब ये बात आती है कि अमेरिका और सोवियत संघ में तनाव में कमी कैसे आई। तो उसका एक कारण खुद फ्रांस भी था, क्योंकि फ्रांस ये देख रहा था कि भाई हम यूरोपीय देश हैं और हमारे यहाँ अमेरिका का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, सोवियत संघ का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, ऐसे में हम क्या कर रहे हैं। ऐसे में फ्रांस ये चाहता था कि हम अमेरिका और सोवियत संघ की नज़रों में भी ना आए और एक कूटनीतिक तरीके से यूरोप को इन दोनों से बचा कर भी रखें। तो ऐसे में फ्रांस पता है क्या करेगा, यूरोप की एकता के लिए नई नई संस्थाओं की स्थापना करनी शुरू कर देगा, जैसे कि यूरोपीय इकोनॉमिक्स कम्युनिटी की स्थापना करेगा। फिर आगे चलकर यही यूरोपीय संसद, और आज की अगर हम डेट में देखें तो ये यूरोपीय यूनियन के नाम से जानी जाती है। ऐसे में यूरोपीय देशों को एकजुट करेगा। तो यूरोपीय देशों को जब ये एकजुट करेगा फ्रांस, तो क्या करेगा, अमेरिका भी इसका सपोर्ट करेगा और सोवियत संघ भी। तो ऐसे में ना फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने व्यापक यूरोपीय पहचान बनाने के लिए यूरोपीय देशों को एक्टिव करना शुरू कर दिया। अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में डेटेंट या कम तनाव की अवधि इसलिए शुरू हो गई, क्योंकि अगर यूरोपीय देश ही दोनों से अलग होने लग जाएंगे, भाई सारे देश अगर अमेरिका से मिलने लग जाएंगे तो अमेरिका पावरफुल हो जाएगा, सारे देश सोवियत संघ से मिलने लग जाएंगे तो सोवियत संघ पावरफुल हो जाएगा। इसलिए अमेरिका सोवियत संघ चाहते हैं कि सारे देश उनसे मिले। ऐसे में तो यूरोप खुद ही दो भागों में बढ़ गया, एक पूर्वी यूरोप और एक पश्चिमी यूरोप। तो ऐसे में यूरोप की एकता के लिए फ्रांस ने काम करना शुरू किया। परिणाम ये हुआ कि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों युद्ध के बजाय सहयोग पर बात करने लगे। तो इस प्रकार से फ्रांस के प्रयासों में यूरोप की जो एकता की भावना थी, उसने कहीं ना कहीं शीत युद्ध के तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरी भूमिका निभाई चीन ने। देखिए चीन का अगर हम मुद्दा करें तो 1949 में चीन आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद उसने किसकी शरण ली, सोवियत संघ की, यानी कि साम्यवाद को बढ़ावा दिया। लेकिन ना चीन उतनी तेज गति से नहीं विकास कर पाया जितनी तेज गति से चीन को विकास करना था। चीन में गरीबी, बेरोजगारी और जनसंख्या तेज गति से बढ़ती रही। तो आगे चलकर चीन में जो नेता आए वो आए चाउ एन लाई और फिर आए देंग शाओपेंग। इन्होंने क्या करा, इन्होंने अमेरिका के साथ गुपचुप दोस्ती कर ली। यहाँ पर चीन के लिए वर्ड यूज़ किया गया पीआरसी, यानी कि पीपल रिपब्लिकन ऑफ चाइना। ये चीन की जो पार्टी थी उसका नाम है। तो पहले तो सोवियत संघ और इनके बीच में क्या थी, दोस्ती थी, लेकिन आगे चलकर सोवियत संघ और चीन के बीच में क्या हो जाएगा, विवाद, तनाव। चीन सोवियत संघ से दूर हो जाएगा और चीन अमेरिका के पास चला जाएगा, यानी कि अमेरिका से दोस्ती कर लेगा और चीन अपना व्यापारीकरण को बढ़ावा देगा, निजीकरण को बढ़ावा देगा, वैश्वीकरण को बढ़ावा देगा। जबकि सोवियत संघ से जुड़ने की शर्त ये थी गवर्नमेंट सेक्टर को बढ़ावा देना। ऐसे में यूएसएसआर और पीआरसी के बीच में तनाव आ जाएगा और वहीं अमेरिका और पीआरसी के बीच में संबंध सुधार जाएंगे। तो ऐसे में जो पहले माहौल अलग था वो एकदम से अर्थव्यवस्था और राजनीति बदल जाएगी, जिसकी वजह से भी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में तनाव में कमी आएगी। तो जहां दोनों देश पहले बड़े पैमाने पर शत्रु बने,
तो वहीं दोनों देश फ्रांस के प्रभाव की वजह से और इसके साथ साथ चीन के प्रभाव की वजह से एशिया और अफ्रीका के जो देश होंगे वो भी अमेरिका और इससे दूर होने लग जाएंगे, सोवियत संघ से। कि जो एशिया और अफ्रीका के देश हैं ये पता है क्या करेंगे, ये गुटनिरपेक्षता को बढ़ावा देंगे। ये कहेंगे ना तो जी हम अमेरिका के साथ शामिल होंगे और ना ही सोवियत संघ के साथ शामिल होंगे, हम तो अपनी अलग नीति अपनाएंगे। तो गुटनिरपेक्षता का अर्थ है किसी भी गुट में शामिल ना होना, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को पालन करना। और ये माना जाता है कि गुटनिरपेक्षता की नीति भारत की देन थी। तो चीन की भूमिका, फ्रांस की भूमिका और गुटनिरपेक्षता की भूमिका जो थी, इसने कहीं ना कहीं शीत युद्ध के तनाव को कम कर दिया, दोनों महाशक्तियों के बीच के तनाव को कम कर दिया। इस चरण की एक चीज और थी, हथियारों की होड़। यानी कि शीत युद्ध के हम कितने चरण पढ़ रहे हैं, तीसरा चरण पढ़ रहे हैं। पहले चरण में क्या हुआ था, शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी और क्या हुआ था, कोरिया संकट। दूसरे चरण में क्या हुआ था, बर्लिन संकट, सुएज संकट और और क्यूबा संकट। शीत युद्ध के तीसरे चरण में डिटेंट हुआ, यानी कि तनाव में कमी आई, जिसका कारण था फ्रांस, गुटनिरपेक्षता की नीति और चाइना। शीत युद्ध और हथियारों की होड़, यानी कि इस चरण में एक बड़ी बात ये होगी कि अमेरिका तो पहले ही परमाणु बम बना चुका था, हम सभी को पता है। दूसरा विश्व युद्ध होते होते अमेरिका ने परमाणु बम बना लिया था और उसे जापान पर फेंक कर ये भी सिद्ध कर दिया था कि परमाणु कितने खतरनाक हथियार होते हैं। हालांकि अमेरिका ने जो परमाणु बम फेंका उसका एक सीधा सीधा उद्देश्य ये था, वो विश्व की राजनीति को ये दिखाना चाहता था कि सबसे पावरफुल अगर कोई देश है तो वो खुद अमेरिका है। लेकिन सोवियत संघ भी ये सिद्ध करना चाहता था कि पूरे विश्व में अगर पावरफुल है तो वो भी है। ऐसे में सोवियत संघ भी धुआंधार परमाणु बम बनाने लग जाएगा, एक से बढ़कर एक मिसाइलें बनाई जाएंगी, एक से बढ़कर एक खतरनाक बम बनाए जाएंगे। एक तरफ अमेरिका ये चाहेगा कि वो ये सिद्ध करते वो खूंखार है, जबकि दूसरी तरफ सोवियत संघ ये सिद्ध करना चाहेगा कि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। ऐसे में हथियारों की होड़ शुरू हो गई, बड़े बड़े खतरनाक हथियार बनाए गए। जो देश हथियार बना सकते थे उन्होंने बनाए, जो नहीं बना सकते थे वो इनके साथ शामिल हो गए। प्रत्येक पक्ष एक दूसरे की तुलना में बेहतर और घातक हथियार बनाना चाहता था। परमाणु हथियारों का निर्माण बहुत तेज गति से शुरू हुआ। तो इस चरण की सबसे बड़ी बात ये भी थी। आगे चलकर डिटेंट का अंत हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक हथियारों की होड़ की बात की गई है जो मैंने आपको बता दिया। आगे चलकर डिटेंट का अंत हो जाएगा, यानी कि जो शीत युद्ध में तनाव को कम किया जा रहा था वो तनाव खत्म हो जाएगा, वो तनाव और ज़्यादा बढ़ जाएगा और जो शांति थी वो समाप्त हो जाएगी। तो 1960 के अंत से, यानी कि लगभग 1966 से 1975 तक दुनिया में शांति रहेगी। लेकिन 1975 के बाद फिर से अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में तनाव बहुत खूंखार तरीके से बढ़ जाएगा, जिसका कारण सबसे बड़ा होगा वो होगा अफगानिस्तान, वियतनाम, इंडो चाइना के देश, यानी कि इंडोनेशिया, माफ़ कीजिएगा इंडो चाइना के देश है कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। यहाँ पर कुछ घटनाएं ऐसी घटेंगी जिसकी वजह से अमेरिका और सोवियत संघ दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। जैसे कि मैं सबसे पहले बात करता हूँ वियतनाम की। जब हम बात करेंगे वियतनाम की तो वियतनाम में हुआ क्या कि वियतनाम में ये मुद्दा उठा कि उत्तरी वियतनाम में सरकार बनी मास्को के समर्थन से, यानी कि सोवियत संघ की राजधानी थी मास्को, रशिया का क्षेत्र है ये। तो मास्को के समर्थन से, यानी कि मैं कहूँ सोवियत संघ के समर्थन से उत्तरी वियतनाम में सरकार बनी और उत्तरी वियतनाम की सरकार ने दक्षिण वियतनाम पर हमला कर दिया। अमेरिका ने पहले दक्षिण वियतनाम की सहायता में कटौती कर दी थी, लेकिन और वो युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन आगे चलकर एकजुट हो जाएंगे और जो ये माहौल यहाँ पर बनेगा वियतनाम में, इसकी वजह से दोनों के बीच में तनाव और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से हम कंबोडिया की बात करें, लाओस की बात करें और वियतनाम की बात करें, यहाँ पर साम्यवाद फैलने लग जाएगा। तो अमेरिका साम्यवाद को हटाने के लिए, साम्यवाद से छुटकारा दिलाने के लिए इन सभी लोगों को क्या करेगा, समर्थन देगा और अमेरिका चाहेगा कि यहाँ पर इसकी सरकार बन जाए। कंबोडिया में तो अमेरिका इतना बुरा जनसंहार करेगा, लगभग 2.5 लाख लोगों को मार दिया जाएगा, जिसमें चीन और वियतनाम की माइनॉरिटीज़ थी। और अफगानिस्तान की बात किया है तो अफगानिस्तान में क्या होगा, एक नई सरकार बनेगी अफगानिस्तान में जो कि सोवियत संघ के समर्थन की होगी। तो ऐसे में सोवियत संघ अपनी वहाँ पर सेना भेजेगा मुजाहिदीनों को नियंत्रण करने के लिए। मुजाहिदीन जो है ये एक आतंकवादी गुट है जो कि पाकिस्तान के समर्थन से हैं। इधर इन मुजाहिदीनों को सेना के हथियार कौन देगा, वो देगा अमेरिका। तो अमेरिका मुजाहिदीन की मदद करेगा और सोवियत संघ अफगानिस्तान की मदद करेगा। दोनों के बीच में लंबे अरसे तक युद्ध होगा, 1979 से 1998 तक। अंत में सोवियत संघ समझ जाएगा कि वो युद्ध को नहीं जीत पाएगा और सोवियत संघ को अपनी सेना वापस बुलानी पड़ेगी। और जैसा कि हम जानते हैं फिर उसके बाद अमेरिका की सेना वहाँ हो गई थी और अभी 2021 में अमेरिका ने अपनी सेना हटा ली तो तालिबानियों का शासन अफगानिस्तान पर हो गया।
तो अफगानिस्तान, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ये जो यहाँ की अस्थिरता थी, यहाँ की राजनीति थी, इसने कहीं ना कहीं अमेरिका और सोवियत संघ को आमने सामने ला दिया और शीत युद्ध को और ज़्यादा बढ़ावा दिया। आगे शीत युद्ध के अंत की बात की गई है कि शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ। तो शीत युद्ध का अंत का सबसे बड़ा कारण सोवियत संघ खुद था। सोवियत संघ युद्ध के खर्चों में इतना ज़्यादा उलझ गया, बाहर की राजनीति में इतना ज़्यादा उलझ गया कि वो अपने अंदर की राजनीति नहीं देख पाया। परिणाम ये हुआ कि लगातार पेट्रोल के रेट, कच्चे तेल के रेट कम होने लगे और सोवियत संघ को जो तेल से पैसा मिलता था वो कम होने लगा, जिसकी वजह से आर्थिक संकट पैदा हो गया। अर्थव्यवस्था में सोवियत संघ की मंदी आ गई, जिसके परिणामतः जो इसके देश थे इससे अलग होने की डिमांड करने लगे। सोवियत संघ के देशों को ये लगता था कि सोवियत संघ ने उनसे झूठा वायदा किया है, साम्यवादी व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि पूंजीवादी देश तो विकसित होते जा रहे थे और साम्यवादी देश गिर रहे थे। अफगानिस्तान में सोवियत संघ की जो हार थी, इसके परिणाम तक क्या हुआ, सोवियत संघ की किरकिरी बड़े स्तर पर हो गई। सोवियत अर्थव्यवस्था का गिरना, आर्थिक असमानता का बढ़ना, जहां अमेरिकी देशों में अर्थव्यवस्था का विकास होना, सोवियत अर्थव्यवस्थाओं का गिरना, ये सोवियत संघ के विघटन का बड़ा कारण बनी। धीरे धीरे करके सोवियत गणराज्यों में तनाव और संघर्ष होने लगा। अनेक लोगों ने रूस से स्वतंत्र होने की डिमांड करी। जहां विभिन्न देशों में समस्याएं सामने आने लगी, पोलैंड जैसे जो देश थे उन्हें बड़े पैमाने पर कर्जा लेना पड़ रहा था, जो कि शुरुआत में सोवियत संघ के साथ थे। हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, चेचन्या, तजाकिस्तान, दागिस्तान, जितने भी सोवियत संघ के देश थे, सब जगह इनका सोवियत संघ से मोहभंग हो चुका था और ये सारे देश अब अलग होने की डिमांड कर रहे थे। ऐसी समस्या में जब अर्थव्यवस्था बिखरी हुई हो, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ हो, जनता अलग होने की डिमांड कर रही हो, ऐसी अवस्था में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बनते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव सोचते हैं कि मैं सोवियत संघ में सुधार ला दूं, मैं सोवियत संघ में डेमोक्रेसी ला दूं, लोकतंत्र को ला दूं, मैं सोवियत संघ को अमेरिका की तरह पूंजीवादी देश बनाकर इसका विकास कर दूं। लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव ऐसा नहीं कर पाते। वो अपनी दो नीतियां चलाते हैं, एक थी पेरेस्ट्रोइका, जिसके आगे बात की गई है, और एक थी ग्लास्तनोस्त। पेरेस्ट्रोइका का मतलब था पुनर्गठन और ग्लास्तनोस्त का मतलब था खुलापन। पुनर्गठन मतलब कि अर्थव्यवस्था जहाँ चरमराई हुई है उसे दोबारा से बनाया जाए, और खुलापन का मतलब है कि अब हम भी वैश्वीकरण को बढ़ावा देंगे, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देंगे। लेकिन सोवियत संघ में ये जो सुधार मिखाइल गोर्बाचेव करना चाहते थे, वो सुधार बहुत धीमी गति से थे और इनकी ही पार्टी के लोगों को ये सुधार पसंद नहीं आए। ऐसे में एक बंदा था बोरिस येल्सिन। बोरिस येल्सिन ने क्रांति कर दी और परिणाम था 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया। इसके सभी गणराज्य इससे अलग हो गए और इसकी घोषणा खुद रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने करी। और सोवियत संघ के खात्मे के साथ ही विश्व राजनीति में शीत युद्ध का भी अंत हो गया, ऐसा राजनीतिज्ञों का कहना है। लेकिन आज 2022 में हम देखें तो वापस से अमेरिका और रशिया में जो तनातनी चल रही है, इसने एक नए शीत युद्ध को हवा दी है, जहां दोनों महाशक्तियां आमने सामने तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी बयानबाजी के माध्यम से आमने सामने रहती हैं। तो शीत युद्ध क्या है, इसके विभिन्न चरणों का उल्लेख कीजिए, डेटेंट क्या है, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी। आई होप सो चैप्टर आपको समझ में आया होगा। लेक्चर सुनने के बाद यदि चैप्टर आप एक बार भी पढ़ लेंगे अच्छे से, तो हेडिंग टू हेडिंग में आप बहुत अच्छे आंसर दे सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में।